नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुत ताज़ीम वल एहतराम हज़रात सादात किराम मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहनों प्यारे अजीज़ बच्चों और इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस दिल के साथ में आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझसे पहले सलीम बापू ने ईमान अफरोज़ बातिल सोच तकरीर की, मेरे बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब बलियावी साहब जलवा फरमा है, इनकी ज़ोरदार तकरीर आपको सुनना है। और बीच में मुझ बुढ़े को कहाँ खोस दिया है, ना बदन में ताकत है ना आवाज़ में क़ुव्वत है। थोड़ी बात करूँगा बस। आज मैं बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा ए रजा जाने अना दिल, ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निशार बुलबुले बागे मदीना, तेरा कहना क्या है? तो खुद फरमाते हैं तूतिए अस्फ़हां सुन कलाम रजा, तूतिए अस्फ़हां सुन कलाम रजा, बेज़बां 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 हो गया जबकि पैदा शहे इंसोजा हो गया, दूर काबे से लोसे बुता हो गया, हर सितारा शब मौलूदे मुस्तफ़ा शमएदां शमएदां शमएदां। और एक बात आला हज़रत ऐसी फरमा गए हैं कि अगर ये शहादत किसी को नसीब हो जाए तो उसकी दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। फरमाते हैं जिसको उनके मकान का पता मिल गया, जिसको उनके मकान का पता मिल गया, बेनिशान 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 हो गया। लेकिन बेनिशान होने के बावजूद उसका निशान नहीं मिटा। खुद फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। खैर आसार अदाय की बख्शिश के अगर पढ़ना शुरू रखूँगा ना तो तकरीर का पूरा वक्त इसी में निकल जाएगा। मुझे लंबी वजाहत नहीं करनी। अशार कभी मौका आएगा तो आला हज़रत के सिलसिला पर आपको सुनाऊंगा कि एक शेर दूसरे शेर से किस तरह कनेक्टेड होता है। हमें मौलाना को सुनना है, इसलिए मैं आज आपके सामने मेरे आका नेमत ताजदार अहले सुन्नत सरकार है मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ऐसी करामत बयान करनी है जो शायद किसी ने सुनी हो। हाँ, पोरबंदर वालों ने सुनी होगी। पोरबंदर में मैं बोलता रहता हूँ। खादिम ने एक अरसे तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत में रहने का शर्फ हासिल किया है। जरा अगर मुफ्ती आज़म आज मुझे सब ना मुनाजिर अहले सुन्नत कहते हैं, कुछ नहीं है भाई, जो कुछ है मुफ्ती आज़म हिंद। अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुझे न मिलते हैं तो मैं वहाबियों के स्टेट का मुनाजिर होता। मुझे ईमान दिया है तो मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया।
खैर कभी मौका आएगा तो मुझे किस तरह ईमान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस नालायक को खिलाफत से भी नवाजा, ये सब बातें इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो सुनाऊंगा। आज सिर्फ हुजूर मुफ्ती आजम की एक ऐसी करामत आपके सामने बयान करता हूँ कि आपको हैरत होगी। मरहूम हाजी अली मोहम्मद खतरी, जिनको अक्सर उस स्टेज पर बैठे हुए उलमा जानते हैं, आप में से भी बहुत से लोग जानते हैं, मेरे साथ हमेशा रहा करते थे सफ़र में। मैं बरेली शरीफ में आला हजरत की कलमी किताबें ढूंढने के मिशन पे गया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आला हजरत की कलमी किताबें जितनी हैं दुनिया में किसी के पास नहीं। यहाँ तक कि सरकार ताजुल शरिया को मैंने 28 किताबें आला हजरत की दी, खूब दुआएं दी हजरत ने। हमें एक फूल वाले ने बताया कि हमदानी साहब आप आला हजरत की किताबें ढूंढते हो ना, जो आला हजरत की एक किताब है अद्दुर्रुल मखनून, ये इल्म जफर पे लिखी हुई है और ये मौला सुरखा में एक मुल्ला लियाकत करके आदमी है, उसके पास है। आप उनके पास जाओ, लेकिन बहुत आदमी गुस्से वाला है, जाओगे तो आपको उसको नोच लेगा, ऐसी बातें करेगा। मैंने बोला 2 थप्पड़ मारेगा ने, 2 थप्पड़ मारेगा ने तो आला हजरत की किताबों के लिए 2 थप्पड़ क्या 4 थप्पड़ भी खा लेंगे। मैं और हाजी अली मोहम्मद मौला सुरखा गए। अब इतना बड़ा ग्राउंड इसका था जहाँ पे उसकी डेयरी फार्म की भैंसें खड़ी हुई थी और बीच में 20-25 इनके ट्रक खरीदे हुए, इतना बड़ा ठेकेदार था माशाल्लाह। दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जैसी टोपी, कुर्ता पाजामा। उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन में एक फ़ोन में बात करे, दूसरे फ़ोन में बात करे। हम तो यहाँ जाके बैठ गए, 5-7 मिनट के बाद हमारी तरफ तक, हाँ बोलो कौन हो, कहाँ से आए हो? तो हमने कहा हाजी साहब हम गुजरात से आए हुए हैं। क्या काम है? ऐसा तल्ख रवैया था ना कि आदमी 2 मिनट में खड़ा होकर चला जाए। मैंने कहा हाजी साहब हमने ऐसा सुना है कि आपके पास आला हजरत की एक किताब अद्दुर्रुल मखनून है। गलत सुना, हमारे पास कोई किताब नहीं है, चलो जाओ। 1 मिनट में बोल दिया जाओ। हाजी साहब उठने का इरादा करते थे तो मैंने हाजी साहब को बोला नहीं जाना, बैठे रहो। दबाया। फिर 5-7 मिनट इसके फ़ोन चालू, इधर फ़ोन, इसको फ़ोन, इसको, हाँ इसको 10,000 दे दो, उसको 5,000 दे दो, वो किराया बांध लो, वो भाड़ा बांध लो, ये करते। बाबू आपने सुनिए कि नहीं करा? नहीं सुनिए, सुनना बाबू, मजा आता है। 5-7 मिनट के बाद फिर उस पर नज़र पड़ी, अभी आप बैठे हुए हो, आपको बोलना नहीं, जाओ। हमारे पास कोई किताब नहीं है, जाओ। मैंने कहा हाजी साहब कड़ाके की धूप है, हम लोग प्यास से कभी से आपके इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पानी तो पिलाओ। तो अब पानी पिलाए तुम? ए लल्ला पानी पिला दे इनका। मैंने हाजी साहब को कहने का सब्र रखना, अभी इसको फांसता। क्या बात। तो पानी पिलाया, पानी भी हम पी रहे थे तो फिर इसका फ़ोन आ गया, फिर बिजी हो गया। तो मुझे कहता है पानी पिया आपने, अब जाओ ना। मैंने बोला कि हाजी साहब एक बात का जवाब दो, आप हमारे साथ ऐसी बेरुखी से बात कर रहे हो जैसे हम आपके दुश्मन न हों। हाजी साहब हमारी एक गुजारिश है। बोले क्या है? मैंने बोला हाजी साहब एक मतलब जाकर मुस्कुराओ ने। बोले क्यों मुस्कुराओ? मैंने बोला आप मुस्कुराएंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा हेलो, मुस्कुरा दिया। मैंने बोला हाजी साहब कपल, मैंने बोला हाजी साहब आप मुस्कुराए हो ना तो इस मुस्कुराहट के सदके में एक चाय तो पिला दो। क्या बात? ए लल्ला आप इनको चाय भी पिलाओ। चाय भी पिलाई।
मैंने कहा आई साहब एक बात बताओ, आपने पहली ही मरतबा में हमको कह दिया हमारे पास किताब नहीं है, जाओ 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 करके। मैंने बोले इसकी वजह क्या है? बोले मेरे पास बहुत मौलवी लोग आते हैं, आपके पास किताबें दो हम छापेंगे, कुछ छापता बापता नहीं है। अच्छा ये बात है। ऐसा आपको थोड़ी आदमी को पहचानने में गलती हुई कि नहीं? क्या गलती हुई है? बोला आपने हमको मौलवी समझा, तो मौलवी नहीं हो तो और क्या हो? मैंने बोला हाजी साहब मैं देखने में चाहे मौलवी जैसा लगता हूँ, लेकिन मैं है एक उद्योगपति हूँ। अच्छा उद्योगपति हो? मैंने मेरी फैक्ट्री का कार्ड निकाल के इसको दिया। क्या बात, क्या बात। है तो व्यापारी आदमी, तो फिर तुमको ये किताब की क्या जरूरत पड़ गई? अब आया वो पहाड़ के नीचे। तो मैंने कहा देखो हाजी साहब मैंने आला हजरत की, देखो आपको एक बात और बताता हूँ, आज तक आला हजरत की जितनी भी किताबें छपी है ना, सिर्फ 550 किताबों की फहरिस्त बनी है, मालूम होगा? हाँ वही। किसी ने 550 को, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फहरिस्त 968 पहुंचा दी है। क्या बात, वाह 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 वाह। और आला हजरत के उलूम के बारे में हमारे पेशावर मुकर्रिर कहते हैं मेरे रजा 55 उलूम में माहिर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक किताब आ रही है 1200 पेज में, उसका नाम है खजीनतुल इल्म फी तसानिफ मुजद्दिद आज़म। उसमें मैंने आला हजरत के 215 उलूम और फ़नून साबित कर दिए, सिर्फ दावा नहीं दलील के साथ। क्या बात। तो मैंने इत्तेफाक से वो रजिस्टर मेरे साथ था, मैंने बोला कि देखो हाजी साहब हमने ये रजिस्टर बनाया है, जो हमारे पास किताब है उसके सामने लिखा हुआ है मौजूद, देखो अद्दुर्रुल मकनून के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाना खाली है। आप ना बोल दो हमारे पास किताब नहीं है तो हम लिख देंगे ये किताब नायाब है, फिर कभी हम आपके पास नहीं आएंगे। हमको आपसे किताब नहीं लेनी हाजी साहब, आप ये गलत फहमी में मत रहो, हम आपसे किताब लेने आए, हम तो सिर्फ जानने के लिए आए हैं कि आपके पास किताब है या नहीं। ये बात है। तब हमारा जवाब भी सुनो। मैंने बोला क्या है जवाब? हमारे पास किताब है, आपको दूंगा, क्या बात। लेकिन एक शर्त है। मैंने बोला क्या शर्त है? बोले ठहरे कहाँ हो और कितने आदमी आए हो? तो हम लोग यूसुफ नूरी वगैरह सब 22 आदमी थे, हम लोग 22 आदमी फना होटल में थे। अच्छा 22 आदमी हो, कल दोपहर का खाना मेरे घर पे आप खाएंगे, ये शर्त। और एक दूसरी शर्त ये रहेगी कि इस किताब की जेरोक्स भी मैं कराऊंगा, उसकी बाइंडिंग में मैं कराऊंगा और खर्चा मैं भुग दूंगा। मैंने बोला आई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दूसरे दिन हम सब गए, खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब आज भी मेरे पास मरकज़ में मौजूद है। उन्होंने मुझको आला हज़रत की किताब अद्दुर्रुल मकनून जो इल्म जफ़र पे है, मक्के मौज़मा में आला हज़रत ने लिखी थी और इमला करवाया था, और राइटिंग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की है। क्या बात। इसमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के दस्तखत भी है। फिर तो हमारी दोस्ती जमी। जब भी मैं बरेली में आऊँ तो जिस होटल में उतरा हूँ वहाँ आवे होटल वाले से झगड़ा करे, निकाल इसको निकाल, होटल से निकाल, ये यहाँ नहीं ठहरेगा, मेरे घर पे ठहरेगा, मैं अपने घर पे ले आऊँ। ऐसी पक्की दोस्ती हो गई ना, तो रात को इसके घर पे हम सोते थे ना, तो इतना बड़ा मैदान होता था ना, तो एक खटिया इधर एक खटिया इधर, मैं यूँ सोऊं और ये यूँ सोऊं, और बातें चालू हो रही है। और बात किसकी हो? सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद की। क्या बात। आप देखो मुफ्ती आज़म हिंद की करामत सुनो। मैंने बोला लियाकत साहब, इनका नाम था मुल्ला लियाकत, अभी इनका इंतकाल हुआ 4 साल हुए। इनके लड़के हैं मोहम्मद मियाँ जो मुशाहिद रजा के दामाद होते हैं, आप तो जानते होंगे मोहम्मद मियाँ। बोले क्या बताऊं मेरी तारीख, मैंने उसको अपनी पहली तारीख अपनी पहली तारीख बनाई कि हमारा पोरबंदर एक ज़माने में सानी देवबंद कहलाता था। आज हमारे पोरबंदर में आप आओ, एक वहाबी नहीं मिलेगा। एक था उसको हमने टपका दिया, समझ गए, टपका दिया। लेकिन एक ज़माने में पोरबंदर में 12 देवबंद के आलिम रहते थे,
जब देवबंद के 12 आलिम थे तो पब्लिक कितनी होगी देवबंदी, वो समझ लो। आज आपको एक देवबंदी, आप दाढ़ी वाला कोई भी जाएगा ना, होटल में ठहरेगा ना, तो होटल वाला जहाँ हिंदू होगा ना, हमको फोन करता है कि हमारी होटल में आपको दाढ़ी पर आयो भाभरो नहीं ने, आवीने चेक करी जाओ, इसको वापड़ा बोलते नहीं। होटल वाला कमरा भी नहीं देगा। और मस्जिद में हमने एक मरतबा PSI को निकाल लिया था, बाहर निकल मस्जिद में, तबलीग वाला था। मैंने हमको पूछा, बोले मैं PSI में, तो PSI क्या DSP होगा ना तो भी बाहर फेंक देंगे। जाता है कि ऊपर के छोकरों को बोलो बाहर फेंक दे। जुमा में आ गया था नमाज, बोले मैं DSP साहब, मेरे DSP साहब क्या हो, IG को जाके बोला हूँ किसी के बाप से नहीं डरते, हम आला हजरत के गुलाम है, गरीब नवाज के दर के सवाल है, हम किसी के बाप से नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी हजरत सियासी ताल्लुकात रसूखात बहुत है, दूसरे दिन उसकी मैंने बदली भी करा। उसने अपनी तारीख ये बताई कि मैं बरेली से करीब एक गांव था, उसमें रहता था। बचपन में ही मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मैं अपनी खाला और खालू के साथ रहता था। और खाला मार्जी बहुत थे, खाना भी नहीं देती थी। मेरी उम्र 8, 9 या 10 साल की हुई तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ रहना जिंदगी बर्बाद करना है, तो मैं घर से भाग गया। सुनना दास्तान नजर, घर से भाग के बरेली आया। बरेली आया, एक तो उम्र छोटी, ना कोई पढ़ा लिखा था, ना कोई हुनर जानता था, क्या करो। 2-3 दिन तक घूमता रहा। तो पीलीभीत नाका है ना, जहाँ पे वो बालू की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ एक आदमी ने बोला कि सामने वो रंजीत सिंह है ना, ठाकुर रंजीत सिंह, उसकी जुए की क्लब में पोता मारने का, झाड़ू निकालने का काम है, करोगे? मैंने बोला कुछ भी करो। तो वहाँ मैं 5, 15 या 20 रुपया माहाना खाना पीना उधर मिल जाता था। तनख्वाह पे मैं उधर रह गया। 1-2 साल हुआ ना, तो मैं तो क्लब के तमाम रुमूज और उनसे वाकिफ हो गया। फंटर आते थे, खिलते थे, और खेलते खेलते बोलते लिया कर जा, एक क्वार्टर लिया। क्वार्टर यानी कि शराब का। उस जमाने में बोले 25-30 रुपये का क्वार्टर आता था। मुझे पैसे देते थे, मैं ला के देता था। 2-5 रुपये होते, रखना तू, रखना टिप के खा। तो रोज़ मुझे 10, 15, 20 रुपया बचते थे। और फंटर जुआ खेलते खेलते बार बार कहते थे मुल्ला चाय पिला, लिया कर चाय पिला। तो सामने एक चाय की लारी थी, वहाँ मैं चाय का ऑर्डर दिया था कि भाई 2 चाय भेजो क्लब में। तो चाय देने के लिए जो लड़का था ना, उसका नाम अब्दुल था। तो अब्दुल से मेरी दोस्ती हो गई। देखो ये इसका बैकग्राउंड है। ऐसे करते करते 2-3 साल गुजर गए। तब मेरी उम्र 14-15 साल की हो गई, जवानी में कदम रखता। तो एक दिन अब्दुल मुझे कहता है कि लियाकत आज चलना है। मैंने किधर? बोला सौदागिरी मौला। सौदागिरी मौला को वहाँ सौदागिरी मौला बोला। मैंने सौदागिरी मौले में क्या है? तो बड़े मौलवी साहब है। बड़े मौलवी साहब से मुराद हुजूर मुफ्ती आजम है। जब मैंने बोला चल रहा हूँ, तो बोले ऐसे थोड़ा चलेगा, तो गुस्ल कर, नए कपड़े पहन। तो मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, फिर हम गए। तो नमाज के बाद लाइन लगी हुई थी, सब लोग हजरत के हाथ चूम रहे थे। मैंने भी हाथ चूमा। जैसे ही मैंने हाथ चूमा तो मेरे दिल में एक सुकून आ गया। अब तक मैं ये समझता था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों के बाद मैंने कहा कि अब्दुल चलने वो बड़े मुरीद साहब के पास जा। तो अब्दुल कहता है मुरीद हो जा। बोले मुरीद क्या होता है? तो बोला वहाँ मुरीद होता है, ये लेना खर्चा लगता है। मैंने बोला क्या खर्चा लगता है बोल? तो बोले एक हार लेना पड़ेगा, एक तोहफा देने के लिए रुमाल लेना पड़ेगा, और मुरीद बनने के बाद कोई मीठी चीज़ की तकसीम होती है तो मिठाई ले लें।
मैंने बोला कितना खर्चा आएगा? तो बोला 10-15 रुपया खर्चा आएगा। अब मुझे रोज की 15-20 रुपये की आमदनी थी। पान लाता था, सिगरेट लाता था, शराब की बोतल लाता। मेरी लाइफ ऐसी थी कि शराब पी के सोता था और उठ के ही शराब पीता। ये मेरी हालत। तो मैंने बोला चलो मुरीद होना है। तो मैं उसके साथ गया, हजरत के हाथ पे हाथ दे के मुरीद हो गया। अब मुझे दिल में ऐसा लगने लगा कि जो कुछ है वो वही सच है। ये रंजीत सिंह की क्लब, जुआ, शराब, लेकिन मैं कुछ तय नहीं कर सकता, फाइनल डिसीजन पे नहीं आती। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं हर जुमे को जाने लगा बरेली शरीफ में, सरकार मुफ्ती आजम की मस्जिद में, और लोग सब हाथ चूमते हो ने, तो हम हाथ चूमते हुए ने। तो एक दिन हुजूर मुफ्ती आजम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहते हैं कि लियाकत। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मेरा नाम हजरत को कैसे मालूम है? लियाकत, कहाँ रहते हो? अपना पता तो दिखाओ, अपना पता तो बताओ, मैं तुझे मिलने आऊंगा। मैंने यूँ हाथ छुड़ा लिया, वो घबरा गया और जल्दी जल्दी भागता। मैंने बोला इसको मालूम हो गया, मेरा नाम लियाकत भी मालूम हो गया, और पूछते हैं कहाँ रहते हो? क्या मेरा एड्रेस बताऊंगा कि मैं रंजीत सिंह की क्लब में रहता हूँ और मुझे मिलने के लिए हजरत रंजीत सिंह की क्लब में आएंगे? बस घबराहट के आलम में मैं क्लब पे आया, सुनसान होके बैठ गया। हमारी क्लब में मेरे साथ एक प्रकाश कर कलर का काम करता था। तो मैंने प्रकाश को कहा प्रकाश, अब पोजीशन ये थी कि रंजीत सिंह हर 2-4 दिन के बाद आता था, लेकिन मैं क्लब में ऐसा माहिर हो गया था ना, रमी खेलते थे, 3 पत्ती खेलते थे, जूडो खेलते थे, सब में मैं माहिर हो गया था। सबका हिसाब में रखता था, कुछ का खाता भी चलता था, सब में अकाउंटिंग ऐसा करता था ना कि अब रंजीत सिंह 15-20 दिन के बाद कभी कभी आ जाता। तो मैंने प्रकाश को कहा कि प्रकाश ले ये सब हिसाब, और मैं अब से क्लब को छोड़ता हूँ, अब मैं क्लब में नहीं रहूंगा। बोले क्या हो गया लियाकत? बोले नहीं नहीं नहीं, बस मेरा दिल नहीं गवारा करता। मुझे दिल में यही डर था कि मुफ्ती आजम इनको मेरा नाम मालूम हो गया, अगर मेरा एड्रेस मालूम हो गया तो मेरी क्या हालत होगी। तो इसलिए मुनासिब है कि क्लब को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। तो मैंने क्लब छोड़ दी। क्लब में मेरा सामान एक थैली में 4-5 कपड़े की जोड़ी थी, वो लेकर मैं निकल गया। अब वो इलाका टोटल समझो ना कि 7-8 साल से मैं ठाकुर रंजीत सिंह की क्लब में काम करता था, और ठाकुर रंजीत सिंह बहुत बड़ा माफिया था, उसने 6-7 मर्डर किए। तो मुझे सब रंजीत सिंह का आदमी लियाकत, रंजीत सिंह का आदमी लियाकत, ये नाम से पहचानते थे। तो क्लब से मैं निकल गया। अब करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो अपने में बोलते ना दुकान ना पाटिया ना हो, दुकान के बाहर जो तख्ता होता है ना, उसको मेरे कपड़े की थैली रखूं, सो जाऊं। सुबह नहाई के यहाँ नहा लूँ और इधर इधर काम की तलाश में घूमूं। तो वहाँ ये पीलीभीत नाका है ना, कभी आप बरेली शरीफ जाएंगे ना, वहाँ आपको बालू है ना रेती की गाड़ियाँ खरीद मिलेगी। तो मैंने सब बालू की गाड़ी वालों को बोल दिया कि देखो भाई, आज के बाद कोई भी बालू की गाड़ी बेचेगा ना तो मेरा 2 रुपया कमीशन लगेगा। तो मुझे कोई ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं ठाकुर रंजीत सिंह का आदमी पूरे इलाके में फेमस था। तो सबने बोला हाँ 2 रुपया दे के हम कस्टमर से 2 रुपया ज़्यादा ले लेंगे। तो आहिस्ता 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 मेरा काम चलने लगा। एक दिन रात को मैं एक दुकान के तख्ते पे सोया हुआ था, दुकान के पाटिये पर, दुकान नो पाटियो हो ना, ओटलो हो, बाटलो के ना अपने गुजराती में, कि मेरे करीब आकर एक जीप खड़ी रही। तो मैं जीप की हवा से उठ गया, देखता हूँ तो ठाकुर रंजीत सिंह मुझे बोलता है कि लियाकत तू यहाँ सोया है? तो मैंने कहा हाँ ठाकुर साहब, मैंने क्लब छोड़ दी है। बोले क्यों क्लब छोड़ी वो बता, क्या प्रकाश के साथ तेरा झगड़ा हो गया है? बोले नहीं।
क्या तेरे को कुछ तनख्वाह कम लगती है? मैंने बोला ना। बोले कोई तेरे को मकान लेने के लिए या बहन या भाई या रिश्तेदार किसी की शादी के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है, 5-15 हज़ार। उस ज़माने में 5-15 हज़ार लाखों में। मैंने बोला ठाकुर साहब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर साहब बोले तो फिर क्यों बेटा? और ठाकुर मुझे अपने बेटे की तरह रखता था। बोले बेटा क्यों क्लब छोड़ के भाग आया? आजा। मैंने बोला ठाकुर साहब अब मर जाऊंगा तो बेहतर है, अब क्लब में नहीं आऊंगा। मैंने पूरा ताल्लुक ठाकुर रंजीत से कथा कर दूंगा। अब बालू की रेतियाँ गाड़ियाँ चलती थी, बालू की गाड़ियों में 2 रुपया कमीशन था, रोज की 10-12 गाड़ी पड़ता था। 15-20 रुपया तो उस जमाने में बहुत होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ईंटों की दलाली शुरू की। वहाँ ईंट की गाड़ियाँ भी खड़ी रहती। ईंट की गाड़ियों वालों को सबको बोल दिया कि इसमें मेरा 5 रुपया लगेगा। तो सबने बोला देंगे चलो। तो आहिस्ता 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 और मैं हुजूर मुफ्ती आजम के पास अब रेगुलर जाने लगा। और इसका जो मकान था ना वो मुझे बताया, जहाँ वो हमें मुझे ठहराया था। देखो ये मकान है ना, ये मैंने पहले किराए पे लिया था। और मेरी हालत ऐसी होती थी ना कि मैं मुश्किल से किराया भर सकता। बोले मैंने इधर उधर से पैसे जमा कर हफ्ते पर एक क्यू डोज गाड़ी उस जमाने में आती थी, एक बेडफोर्ड आती थी और एक क्यू डोज आती थी। मैंने बोला एक क्यू डोज गाड़ी मैंने खरीदी ताकि मैं उसको रेती के फेरे में चालू कर दूँ। तो मेरा धंधा अच्छा चलने लगा। लेकिन पहली तारीख से 25 तारीख तक ट्रक हाई क्लास चलती हो, और 30वीं तारीख आए नहीं तो टायर फट जावे, का इंजन बस्ट हो जावे। पूरे महीने की कमाई साहब। 5-7 महीने तक मेरी ये पोजीशन रही कि ट्रक पहली तारीख से 25 तारीख तक अच्छी चले। मैं देखूँ कि इस महीने 5-7 उस जमाने में 5-7 हज़ार रुपये बहुत हो जाते थे। 5-7 हज़ार रुपया कमाऊँगा और महीना पूरा होवे सब आमदनी साहब। टायर फट जावे, इंजन में कुछ लफड़ा हो जावे, मैं परेशान हो गया। मैं एक दिन हुजूर मुफ्ती आजम को मेरे घर पे लाया। आप सुनो, देखो यही घर, यही कमरा जहाँ हम अभी बैठे थे ना, यहीं पे मैंने हजरत को बिठाया। हजरत मकान देख के फरमाते हैं माशाअल्लाह अच्छा मकान है, तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये पीर साहब क्या बोल रहे हैं, किराया मुश्किल से नहीं दे सकता हूँ और कहते हैं मकान तुम्हारा हो जाएगा। अब हजरत के आने की खबर सुनी तो मोहल्ले को सब लोग घुस आए मेरे घर में। तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत मुझे आपको खिलवत में कुछ बात करनी है। तो हजरत ने कहा कि आप सब हजरत मिल चुके हैं और किसी को तावीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ तो मैं लिख दूँ, और अगर आपको कोई हाजत नहीं है मैं लियाकत भाई के साथ खिलवत में कुछ बात करूँगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हजरत को पूरी दास्तान बताई कि हजरत ट्रक की ये पोजीशन है, पहली तारीख से 25 तारीख तक कमाई होती है और 25 से 30 तारीख में सब कमाई साफ हो जाती है। तो हजरत फरमाते हैं लियाकत बीवी को मारना बंद कर दो। क्या बात? लियाकत कहते हैं मैं तो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि मैंने एक जगह शादी कर ली थी, थोड़े बहुत पैसे हुए थे ना, और मेरी बीवी का मेरा रोज़ झगड़ा होता था और मैं मेरी बीवी को रोज़ मारता था। लेकिन मेरे पड़ोसी को किसी को मालूम नहीं था कि मेरी बीवी का झगड़ा करता। लेकिन हजरत के कश्फ ने जान लिया, लियाकत बीवी को मारना बंद कर दो। हदीस में सरकार फरमाते हैं कि जो लोग अपनी बीवी को मारते हैं अल्लाह ताला उसका रिस्क तंग कर देता है। मैंने बोला हजरत अब नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। उस दिन से बीवी को मारना बंद, ट्रक चलने लगा हाई क्लास। फिर दूसरी ट्रक ली। सुनो इसकी जिंदगी की बात सुनो। इसमें मुझे PWD के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि लियाकत भाई वो आपके 2 गाड़ियाँ हैं ना, तो आप वहाँ से बालू और ईंटें मेरा फलां जगह पुल का काम चलता है ना, वहाँ डाला करो ना। तो मैंने कहा डाला करूँगा। तो मैंने डालना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी 5 गाड़ी हो गई। अब तो ज़्यादा माल डालने लगा। तो वो
कॉन्ट्रैक्टर का नाम रतीश कुमार ऐसा कुछ था। तो वो अब बेफिक्र हो गया, माल भी मैं डालूं, PW ऑफिस में जाकर उसकी रिसीट हो गई ना वो भी मैं ले आऊँ, उसके अकाउंट में भी मैं पैसे जमा कराऊँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम तो जोर शोर से चलने लगा। एक दिन PW का जो अव्वल कारकुन था उसने मुझे बुला कर बिठाया, बैठ, मतलब लिया कर बैठ, क्या है? तो बोले पहले चाय पी। मेरे को चाय पिलाई। मुझे कहता है कि वो सतीश कुमार का सब काम तू संभाल, ट्रक भी तेरी, बिल्टी भी तू देता है, रसीद भी तू देता है, चेक भी तू लेकर उसको पहुंचाता है। क्या बेवकूफ़ तू आदमी है, तू तेरे नाम का कॉन्ट्रैक्ट करने। मैं अभी साहब को बोल देता हूँ कि ये जो सतीश कुमार का सब काम ये लियाकत ही संभालते, आपने लियाकत तो क्यों ना, तो थोड़ा भाव थोड़ा बहुत कम कर देना, तो साहब को मैं कन्विंस करा लूँगा। तो मैंने बोला अच्छी बात है, क्या बात है। तो साहब ने मेरे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अभी लिखित में कोई ऑर्डर नहीं मिला था, वर्क ऑर्डर नहीं मिला था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था। साहब ने बोला लियाकत कल से तू डालना चालू। तो मैंने तो दूसरी 10-12 गाड़ी किराए पे रखी, धरा, ये पुल पे माल डालो, वो पुल पे माल डालो, तकरीबन 60-70 लाख का माल डाल दिया। एक दिन सुबह गया तो अव्वल कारकुन मुंह लटकाए हुए बैठे था। बोले क्या है? मैंने कहा, तो बोले वो साहब है ना अपना, उसकी इमरजेंसी रात में टेलीग्राम से बदली हो गई यार। बोले अब तो नया साहब आया है ना, वो बहुत बड़ा खड़ूस है। तो मैंने बोला अपने जाके कुछ बोलो तो सही। हाँ 2 મિનિટ એમ બોલો બના પછી મોલાને બોલાવે, પછી મોલાના ગુલામ શરૂ કરે ને પછી તું અજત કે નહીં જાઉં કે 2 મિનિટ એમ પૂરો બોલા। हेलो है ना। तो मैं वो नए साहब के पास आया, अव्वल कारकुन भी मेरे साथ था कि साहब ये आदमी ने इतना माल डाला है। तो उसने लियाकत ने बताया कि मैंने इधर उधर से कर्ज लेकर सब माल डाला था, बालू वाले मांगते थे, ईंट वाले मांगते थे, 70-80 लाख का मेरे पर कर्जा था। तो मैंने साहब को बोला कि साहब 70-80 लाख का मेरा बिल होगा, आप मुझे 10-20 लाख रुपया दे दो। तो बोले कैसे दूंगा, तुमने माल किसको पूछ के डाला, तुम्हारे पास वर्क ऑर्डर है? मैंने बोला साहब मेरे पास वर्क ऑर्डर नहीं है, लेकिन अव्वल कारकुन साहब को पूछा, आपके पहले जो साहब थे ना उनने बोला कि काम चालू कर दो, तो साहब की जबान पे मैंने काम चालू कर दिया। बोला वो साहब की बात जाने दो, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, जब तक वर्क ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक पेमेंट नहीं मिलेगा यार। फिर दूसरी मरतबा गया तो साहब ने बोला कि नहीं लियाकत तुम कोटेशन दो, हमारा कोटेशन पास होगा, फिर वर्क ऑर्डर निकलेगा, बाद में चेक मिलेगा। मैंने बोला साहब इसमें कितना वक्त लग जाएगा? तो बोला महीना 1.5 महीना तो समझ लो। क्या बोले बाबू? मैंने सोचा घर पे जाके अब तो मेरे को जहर खाने का वक्त आ गया, महीना 1.5 महीना तो ये कोई कर्जदार मुझे छोड़ने वाले नहीं है। फिर दूसरे दिन गया, मैंने साहब मेहरबानी करके मुझे 15-20 लाख रुपया एडवांस दे दो अगेंस्ट बिल, 70-80 लाख का मेरा बिल होगा। तो साहब ने बोला कि देखो आज के बाद पेमेंट के लिए ऑफिस में मत आना, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। तब की बात है शाम को 5 बजे की। मैं रोता रोता हुजूर मुफ्ती आजमीन के पास पहुंचा और हजरत को कहता हूँ हजरत मेरी ये हालत हो गई है, अब तो मुझे खुदकुशी के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखा। हजरत बोलते माज़ल्ला ऐसी बात मत करो। तो बोले हजरत मैं क्या करूँ? तो फरमाते हैं तुम्हारी पेमेंट कल मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ कि मेरे को कल ही साहब ने बोला और सीधा में हजरत के पास हुआ। वो बोलता है महीना तो कम से कम लगेगा, टेंडर तुम्हारा होगा, फिर उसका ऑर्डर निकलेगा, वर्क ऑर्डर निकलेगा बाद में, और हजरत बोलते हैं कल पेमेंट मिल जाएगी। मैं तो बोला ठीक है हजरत।
मैं खाली सिर्फ जांचने के लिए कि आज क्या होता है। दूसरे दिन PWD ऑफिस में गया तो अव्वल करके बोलते हैं लियाकत भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या है? ये तुम्हारा चेक था यार। बोले क्या हुआ? अभी 10 बजे में चेक था यार मेरा। हालांकि तुम पेमेंट तो दोपहर बाद देते हो, 10 बजे में मेरा चेक था यार। अरे बोले कुछ बात नहीं, सुबह 7 बजे साहब की जीप का ड्राइवर जीप लेकर मेरे घर पे आया और मुझे कहा कि जल्दी चाय नाश्ता कर लो, जल्दी भी चलो, साहब ने अर्जेंट बुलाया। मैं साहब के घर पे गया ना तो साहब घबराया हुआ था। बोले जल्दी ऑफिस खोलो, जल्दी ऑफिस खोलो, मैं भी चलता हूँ। बहुत खतरनाक बात था, बहुत खतरनाक बात था, कुछ बोला नहीं क्या। मैं ऑफिस में गया तो मुझे कहते हैं कि वो लियाकत का कितने का माल आया है? तो बोले कि इतने का है। बोले कल साहब तक जितना माल आया ना सबका पेमेंट दे। बोला मुझे सब पेमेंट मिल गया। फिर मैंने खुद ने काम रखा। ये सब बहुत लंबी बात है। आखिरी बात क्या बोला कि मेरी ट्रक वहाँ से चलती थी, नेपाल से लकड़ी लाती थी। जब मांस बरेली बोलते हैं ना, मांस सब नेपाल से आता था। सब ट्रक के मेरी चलने लगी। तो वहाँ एक रस्तोगी साहब करके था, बहुत बड़ा सेठ था। उसने उसका जो एक पार्टनर था, वर्किंग पार्टनर था, मिश्रा के नाम। तो मिश्रा ने एक दिन कहा कि लियाकत सब माल तू उठा के लाता है। और मेरा सेठ है ना रस्तोगी, एक नंबर का कंजूस आदमी है, मुझे 25 पर वर्किंग पार्टनर रखा था। और मैं खूब मेहनत करके इसको खूब कमा देता हूँ। लेकिन इस साल मेरे हिस्से की रकम बहुत बड़ी होती थी ना, तो उसने मेरे को ना बोल दिया कि इतनी रकम नहीं दूंगा। तब मेरे को ना उसके साथ धंधा नहीं करने। तू अगर हिम्मत कर ना तो अपने दोनों पार्टनरशिप में धंधा करेंगे। मैंने बोला ठीक है, और क्या है ये। तो उसने रस्तोगी साहब के यहाँ से मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, नौकरी से निकल गया। मुझे कहता है कि लियाकत देखो, ये अब जो पीर का दिन आ रहा है ना, बुध या जुमेरात था, तब वहाँ नेपाल में जंगल की बोली कैसी होती है, सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। कोई बोली बोलता है 50 लाख, कोई बोलता है 60 लाख, कोई बोलता है 80 लाख, ऐसे बोली बोलते हैं। हराजी जिसको बोलते हैं, अपनी भाषा में हूँ कि हराज, जंगल ने हराज। तो मुझे वो मिश्रा जी कहता है कि लियाकत पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। बोले कितना? तो बोले कम से कम 25-30 लाख तो साथ में कैश होना चाहिए। क्यों? कि वहाँ हराजी के अंदर में जिसकी बोली पास होती है ना, उसको अर्नेस्ट मनी के एडवांस पैसे के पैसे भरने पड़ते, और वो रकम 20-25 लाख से कम नहीं होती। मैंने बोला फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लेता हूँ। मैंने सब इंतजाम करके जुमेरात को उसको बोल दिया कि भाई बराबर है, अपने को कब निकलना है? तो बोले कल जुम्मे की रात को निकले। तो बोले मैं जुम्मे को है ना मेरे पीर के पास जाके इजाज़त लेके आता। अब सुनना, जुम्मे की नमाज के बाद मैं हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में गया और मैंने कहा कि हजरत ये नेपाल के जंगल की बोली है और इस साल मैंने सोचा है कि मैं भी बोली बोलूं, तो हजरत आप इजाज़त दीजिए। तो हजरत फरमाते हैं इजाज़त है, अल्लाह बरकत दे, लेकिन पीर को जाना, पीर को जाना। तो मैं समझा कि यार पीर के दिन तो बोली है, क्या बात है। तो पीर को मैं जाऊँ तो वहाँ बोली बोली सब बोला जाएगा, हराजी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हजरत पीर को वहाँ बोली है और आज जुम्मा है ना, आज मैं रात को इशा के बाद निकलना चाहता हूँ। तो हजरत ने फरमाया ठीक है निकलिए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आपको बरकत दे, लेकिन पीर को जाना। तो मैं सोचता हूँ यार ये पीर की जरूरत लगाते हैं। क्या बात है। इतने में पीछे वाले ने मेरा कहा भाई हमारा जानवर आने दो, धक्का आया तो मैं हट गया। मेरे दिमाग में बात घूमने लगी कि पीर साहब बोलते हैं पीर को जानो। अब मैं पीर को यहाँ से जाऊँ ना तो बुध की सुबह पहुँचा, और बोली पीर को बोलने वाली थी। तो मैंने समझा कि इसका खुलासा करना है। हजरत की या तो कुछ गलत फहमी हुई या मेरी गलत फहमी हुई, इसलिए मैं असर की नमाज तक वहाँ बैठा रहा। और असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर हजरत के पास गया कि हजरत मैंने आपको दोपहर को पूछा था कि नेपाल में जंगल की बोली है
उसमें मैं खड़ा रहना चाहता हूँ और बोली लगाना चाहता हूँ, तो हजरत आप इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए। तो हजरत ने कहा कि हाँ मैंने कह तो दिया है, आप जाइए, अल्लाह आपको बरकत दे, लेकिन पीर को जाना। फिर मुझे लगा यार पीर साहब पीर की लट लगाते हैं। तो मैंने कहा हजरत ये बात है, इतने में एक मुफ्ती साहब फतवा लेकर आ गए हजरत के पास इस्लाह के लिए। तो उसमें हजरत बीजे हो गए, फिर मैं साइड में बैठ गया। मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब के बाद मैं कहता हूँ हजरत आप मेरी बात समझो, आज 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 अभी 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 1 घंटे के बाद मैं निकलने वाला, क्योंकि पीर को वहां बोली है, तो आज मैं निकलूंगा, आज 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 हो अभी अभी 1 घंटे के बाद बोला, तो मैं वहां पीर को पहुंचूंगा। और आप कहते हैं पीर को निकलो। तो मैंने देखा हाँ ठीक है पीर को ही जाना। मैं सोचे पर क्या कि यार पीर को निकलने के बाद तो मैंने सोचा कि भाई हजरत पीर को निकलने का बोलते हैं, ज़रूर इसमें कुछ राज। मैं घर पे आया तो मिश्रा जी बुलाने के लिए आया कि चलो निकलना है ना बस। मैंने बोला कि आज नहीं जाना। बोले क्यों? तो बोला भाई मेरे पीर साहब ना बोलते हैं, तो पीर साहब बोलते हैं कि पीर को जाना, इसलिए अपने पीर को जाएंगे। बोले पीर को जाएंगे ना तो सब लंका लुटा जाएगी। बोले अपने पीर को निकलेंगे ना तो बुध की रात में या बुध की सुबह में पहुंचेंगे। तो मैंने बोला भाई कुछ भी हो मेरे पीर ने ना बोला ना, इसलिए मैं तब बोला हूँ याकत तुमको पहले ही बोलना था ना कि तुमसे पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। तो मैंने उसको बोला ठीक, मैंने अलमारी खोल कर दिखा दे पैसों का इंतजाम है, लेकिन तो मुझे क्या बोलता है कि यार धंधे के मामले में पीरों को न गुरुओं को नहीं डालते, वो धंधा तो अपनी तरीके से कर लेने का, जिसके से आशीर्वाद ले लो ना वो काफ़ी है। तो बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ। जब मेरे पीर ने बुलाया कि पीर को जाना तो वो मुझसे कुछ नाराज़ हो गया। मैंने बोला नाराज़ मत हो, अपने जाएंगे वहाँ जिसने भी जंगल की बोली जिसकी लगी है ना एनाथी पेटाમાં થોડોક માલ લઈ લેશું આપણે, समझे, अगले साल नहीं बोलेंगे। वो बोला ठीक है यार। मैंने वो रस्तों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर दिए और मैंने सोचा कि तेरे साथ पार्टनरशिप में कमाऊँ। ठीक है, वो बदिले नाख्वास्ता मेरे पास साथ आया। हम पीर की सुबह में निकल गए, जुमे को निकलने वाले थे, इसके बजाय हम पीर की सुबह में निकले। कोई खाना पीना नहीं, बस में जो भी मिला खा पी लिया, समझे, चने खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए। हम मंगल की रात को, लास्ट बात आ गई, मंगल की रात में हम पहुंचे। तो वो मिश्रा जी था, वो तो 25-30 साल से वो जंगल का काम करता था। उधर नेपाल के जंगल में जो डाक बंगला होता है ना, उसका मैनेजर था, उसको अच्छी तरह जानता था। तो बोले अरे आओ आओ मिश्रा जी, मतलब आप बोली में नहीं आए, लेट आए। तो मैंने मिश्रा ने कहा कि भाई लियाकत भाई की वजह से। तो मिश्रा ने पूछा कि इस साल बोले किसकी लगी? तो बोले कोई की नहीं लगी। बोले क्यों? बोले पीर को बोली थी, लेकिन पीर की रात में डाकू तेज बहादुर अपने 300-400 आदमियों को लेकर पूरे डाक बंगले को घेर लिया। और सब कंट्राक्टी, कोई 20 लाख लाया था, कोई 25 लाख लाया था, सब पैसे लेकर आए थे। और डाकू तेज बहादुर के आदमियों ने सबको लूट लिया। ऐसा लूटा कि अंगूठियाँ, घड़ियाँ, यहाँ तक के कपड़े तक ले गए, चड्डी और गंजी में सब। देखो वो रूम में हॉल में जाके रहो, सब ऐसे बैठे। हमने जाके देखा तो फिर हुआ ये है कि वो पीर की बोली कैंसिल हुई, टाइम था नहीं। तो हमने फिर इमरजेंसी में बुध को आने का कल सुबह में मीटिंग रखी है और दूसरे कंट्राक्टियों को बुलाया है। लियाकत ने कहा कि यार उस दिन पोजीशन ऐसी थी, एक मैं ही ऐसा था कि जिसके जिस्म पे कपड़े थे और जेब में पैसे थे, बाकी सब कंट्राक्टी रोते थे। दूसरे दिन 2-4 नाम के ठेकेदार आए, मेरी ही बोली लगी, मैंने पैसे भर दिए। आज तुम देखते हो इतना बड़ा मेरा एम्पायर हो गया। अगर मैं भी जुमे को आता तो मेरी भाई ये हाल ये होता कि मैं लूट जाता, लेकिन मुफ्ती आजम ने कहा था पीर को जाना। बस ये ऐसी तो मुफ्ती आजम की करामत अगर शुरू करूँगा ना बोलने में तो 2-3 रात निकल जाएगी।
लेकिन आज वक्त की बहुत तंगी है। मौलाना उस्मान गनी का इशारा हो रहा है आउट आउट का, अंपायर की निशानी आउट की, LBW हो गया हमें। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात, सुभान सुभान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा हमदानी साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। वाकई में बयान सुनने के लायक था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, जोर से बोलो यार। नूरी सूरत, नूरी रंगत, नूरी आदत, नूरी अदाएं, नूरी आदत, जैसे हो जारी नूर का धारा, मुफ्ती आजम जिंदाबाद। और कहने वाले शायर इस्लाम राज इलाहाबादी ने भी हुजूर मुफ्ती आजम इनकी बारगाह में कहा था, हरम की शम्मा का दिल में उजाला लेके आए हैं, हरम की शम्मा का दिल में उजाला लेके आए हैं, नजर में गुंबदे खजरा का नक्शा लेकर आए हैं, हमें भी ऐ वली इब्ने